बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर एक हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि कल पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने रुपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। नवारदात शास्त्री नगर थाना अंतर्गत पुनाईचक इलाके में स्थित कुसुम विला अपार्टमेंट की ये वारदात है, ये घटना है। बताया जा रहा है कि रुपेश कुमार एयरपोर्ट से वापस घर लौट रहे थे और उसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। इस गोलीकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घायल अवस्था में रुपेश कुमार को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो बड़ी घटना सामने आई है। पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश थे, जिनकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रुपेश घर जब लौट रहे थे एयरपोर्ट से, उसी बीच बाइक सवार हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला है। इस बीच आपको बता दें, राजनीति भी तेज हो गई है। बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तो नीतीश कुमार और नीतीश सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार में अपराधी किस तरीके से लगाम हो गए हैं, उसकी एक तस्वीर राजधानी पटना में देखने को मिली है। मंगलवार की शाम 7:15 बजे अपराधियों ने पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी। और इस वक्त हम मौका वारदात पर मौजूद हैं और ये आप गाड़ी देख सकते हैं। ये गाड़ी रुपेश कुमार सिंह की है, जिसमें वो बैठकर एयरपोर्ट से अपने घर लौटे थे और अपने अपार्टमेंट के अंदर घुसने ही वाले थे। उसी दौरान अपराधी पहले से यहां घात लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है रुपेश कुमार पर, जिसमें 6 गोली जो है बताया जा रहा है उनको लगी है। और उसके बाद आप देखिए, हालात देख लीजिए। यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा, क्योंकि ठंड का मौसम है। और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए, शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनन फानन में फिर पुलिस मौके पे पहुंची है, जानकारी मिली है। उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहां ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। और ये अपार्टमेंट है कुसुम विला अपार्टमेंट, इसी के फ्लैट नंबर 303 में रुपेश कुमार रहते थे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। एक बेटी और एक बेटा था। और आपको हम और कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए भी अब मुश्किल हो रहा है कि किस तरीके से जांच की जाए और कितनी संख्या में थे अपराधी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन बताया गया कि अपराधी हथियार से लैस थे। ताबड़तोड़ फायरिंग की रुपेश कुमार पर, 6 गोलियां दाग दी उनके सीने में, उसके बाद फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला है कि आखिर किस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, वो भी राजधानी पटना में। और आपको बताऊं, रुपेश कुमार जो है एक वेल कनेक्टेड जो है व्यक्ति थे, क्योंकि वो इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर भी थे, तो उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, नेताओं से थी, ब्यूरोक्रेट से थी, मीडिया वालों से भी उनकी मतलब काफी दोस्ती थी। तो ऐसे में पटना के बड़े सर्कल में जो है रुपेश कुमार जाने जाते थे। और कुछ लोगों से ऐसा बात कर लेते हैं। चश्मदीद यहाँ पर है, क्या देखा आपने? आप यहीं रहते हैं क्या? जी हाँ, बगल में ही। क्या जानकारी है आपको? नहीं, जब वो दाई चिल्लाई तब हम लोग बाहर निकल के देखे। तो क्या देखा आपने? बस कि वो अंदर में है और शीशा टूटा हुआ है, बस। क्या गोली उनको लगी हुई थी उसमें? हाँ, उसमें तो ब्लड गिरा हुआ था। हाँ, हम लोग हल्ला किए, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, 100 नंबर पे डायल किए, बस।
तो उनकी क्या मौत हो चुकी थी? जी हाँ, वो यूं किए हुए थे, झुके हुए थे। लगा कि यहाँ अपार्टमेंट में सीसीटीवी भी लगा, क्या काम करता है? ना, लग रहा है कि 2 साल से काम नहीं कर रहा था। नहीं काम कर रहा है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो पूरी घटना, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, पूरी घटना जिस तरह से विस्तार से आपने बताई, 6 राउंड लगातार गोलियों से निशाना बनाना किसी शख्स को, यानी कि इंश्योर करना है कि हर हाल में उसे उसकी जान ले लेनी है। ये ऐसे नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई बड़ी रंजिश, कोई बड़ी बात हो। देखिए श्वेता, ये अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। पहले से ही ये सोचा गया था कि इसकी हत्या की जानी है, इसके लिए प्लानिंग की गई, और ऐसा लगता है कि कोई शार्प शूटर्स का इससे इस्तेमाल किया गया हो सकता है, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो, क्योंकि 6 गोलियां जो है सीने में ही दागी गई हैं। कह सकते हैं पॉइंट ब्लैंक से ही मारा गया है, बिल्कुल 1 फीट की दूरी से मारा गया है, और ये इंश्योर किया गया है कि मौके पर ही रुपेश कुमार की जो है वो मौत हो जानी चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। इस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है, और बिल्कुल ये ब्लाइंड एक केस है, क्योंकि सामने में ही जहाँ पर हत्या हुई है एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे में पुलिस के हाथ में फिलहाल अभी कुछ नहीं है, गिरफ्तारी कोई नहीं है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकली भी थोड़ा सा बहुत एक्टिव थे रुपेश कुमार। पिछले कुछ वक्त से छपरा के रहने वाले थे, बताया जा रहा था कि सामाजिक कार्य भी बहुत किया करते थे। चुनाव लड़ने की भी कुछ ऐसी बात उनके दोस्त बता रहे हैं कि वो सोच रहे थे। तो ऐसे में साजिश है, लेकिन ये क्या पर्सनल कोई दुश्मनी रंजिश थी या किसी तरीके की राजनीतिक रंजिश है, इसके बारे में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी सांसद विनोद ठाकुर का क्या कुछ कहना है? ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा। तो अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए विवेक ठाकुर। और रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कृषि कानूनों और किसान आंदोलन से जुड़ी जो ये खबर है, लगातार अब भी जस की तस बनी हुई है। कल यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज 39वां दिन है, किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कोर्ट ने कल एक कमेटी का गठन किया जो कि किसानों और सरकार दोनों पक्षों को सुनेगी और कोर्ट को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन किसानों को कमेटी के सदस्यों पर ऐतराज है। किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो किसी भी कमेटी में ना तो शामिल होंगे और ना इसके सामने जाएंगे। ऐसे में ये मसला जहां का तहां दिखाई दे रहा है। और देश की सबसे बड़ी अदालत के दखल के बाद 3 कृषि कानूनों पर ब्रेक लग गया है, लेकिन आंदोलन अभी जारी है। मामला कुछ ऐसा है कि इस बार गणतंत्र दिवस किसानों के हवाले है। किसान कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर उन्हें नोटिस भी भेजा है, मगर किसान अड़े रहते हैं तो फिर इससे बात बिगड़ सकती है। 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें। 26 जनवरी को क्या होगा? 26 जनवरी को किसान क्या करने वाले हैं? 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होने वाला है? 26 जनवरी यानी देश का गणतंत्र दिवस, वो तारीख जब दुनिया देश की ताकत देखती है। 26 जनवरी को वो दिन होता है जब दुनिया भारत की विविधता को सलाम करती है। कोरोना महामारी में ये जश्न बरकरार रहे, इसके लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। पर इस बार का गणतंत्र दिवस जवानों की तैयारियों से ज्यादा किसानों के इरादों को लेकर चर्चा में है। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें भाई। 26 तारीख
से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे, तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। तो क्या इस बार गणतंत्र दिवस पर टैंक के साथ ट्रैक्टर भी चलेंगे? क्या राजपथ पर जवान और किसान एक साथ देखने को मिलेंगे? केंद्र सरकार इन मुद्दों को वापस नहीं लेती है तो हम 26 जनवरी को, उससे पहले तो धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, लेकिन 26 जनवरी को प्रत्येक गांव से 100 ट्रैक्टर जाएंगे और 26 जनवरी में गणतंत्र परेड पे हमारे ट्रैक्टर शामिल होंगे। इस बार टैंक नहीं, किसानों के टैंक शामिल होंगे गणतंत्र परेड पे। क्या इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए देखे जाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या वाकई में ऐसा होगा? किसानों की ये जिद कितनी व्यवहारिक है? अगर पुलिस ने किसानों को रोका तो क्या होगा? किसान इन सवालों की चिंता छोड़ अपनी तैयारियों में लगे हैं ताकि 26 जनवरी के जरिए वो अपनी बात देश भर को बता सके। किसानों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है इस संघर्ष, और अल्टीमेटम ये है 26 जनवरी को 2 महीने किसानों को दिल्ली में आए पूरा हो जाए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हम सबका गणतंत्र दिवस है। उस गणतंत्र दिवस पे किसान दिल्ली के भीतर जाके अपनी गणतंत्र ट्रैक्टर परेड करेंगे। सरकार को किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर यह गवारा नहीं कि 26 जनवरी को हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हो जाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ये वो समय है जब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इतनी संवेदनशील होती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि कोर्ट आदेश में यह लिखे कि किसान 26 जनवरी को ऐसे किसी भी तरह की हरकत ना करे जिससे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली में एंट्री लेना चाहते हैं। वो कहां जाएंगे किसको पता? एक बार दिल्ली में आ जाएंगे तो उनका ट्रैक करना मुश्किल है। कल किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, वो करेंगे, इसलिए हमारा कोई दखल नहीं होगा। 26 जनवरी को किसानों की घोषित ट्रैक्टर रैली रोकने की सरकार की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया और साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। यानी मामला संवेदनशील तो है, लेकिन कोर्ट का रवैया इसमें सख्त भी, ताकि गणतंत्र दिवस की अपनी महिमा और गरिमा बरकरार रहे और साथ ही किसानों का विरोध अपनी जगह चले तो चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने पर अड़े हुए हैं। ये स्टेट है क्या दिल्ली है कि इसके चारों तरफ को टैंक लग रहे हैं? टैंक तो जो बॉर्डर का टैंक है वो दिल्ली में चल सके, हमारा ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चल सकता। जहाँ जहाँ से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। किसान नेताओं की ऐसी बातें सुनकर देश भर के किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली चलाने पर आमादा है। ये पंजाब का मोगा है जहां ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। किसान नारेबाजी करके अपने इरादे जता रहे हैं। दावा है कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर रैली को लेकर खासा जोश है, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि अगर हजारों ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए तो क्या होगा। पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश के हाथरस की तस्वीर देखिए, जहां सैकड़ों किसान अपना ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकल आए। किसानों का यही जोश सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जब देश की राजधानी पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के निशाने पर रहती है, ऐसे में किसानों के इस कार्यक्रम का गलत फायदा भी उठाने की आशंका बढ़ जाती है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में भी हुआ। किसान यूनियन के वकील नरसिम्हन ने कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आप इस बारे में जानते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थक आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं, जो आंदोलनकारियों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन को लेकर
अटॉर्नी जनरल से हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी देने को कहा। 26 जनवरी को पूरे धूमधाम से ऑब्जर्व करने मनाने की जरूरत है, हम इसके पक्षधर हैं। और आदरणीय साथी, मैं आपको दुरुस्त करूंगा, किसानों ने कभी ये नहीं कहा कि वो 26 जनवरी की परेड के अंदर दखल अंदाजी करेंगे। कृपया करके किसानों को बदनाम मत कीजिए। किसान ने केवल ये कहा है कि वो 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल होना हर देश के नागरिक का हक है, लेकिन अगर अधिकारों को लेकर टकराव की नौबत आ जाए तो फिर इससे सिर्फ और सिर्फ देश का ही नुकसान होगा। तो खतरा बड़ा है। सरकार इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देकर किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन की घुसपैठ का दावा कर रही है, जिससे दिल्ली की कानून व्यवस्था कभी भी बिगड़ सकती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि 26 जनवरी पर किसानों के साथ पुलिस का टकराव देश की छवि के लिए भी ठीक नहीं होगा, जिसे रोकने की तैयारी हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने मिलकर शुरू भी कर दी है। दिल्ली का बदरपुर, जहां पुलिस ही रास्ता जाम करने के लिए बैरिकेड लगा रही है। सवाल है क्यों? दिल्ली का बदरपुर, जहां पर पुलिस की देखरेख में ही जेसीबी से सड़क पर बैरिकेड रखे जा रहे हैं। क्यों दिल्ली में पुलिस वाले रास्ता जाम कर रहे हैं? आखिर दिल्ली पुलिस किसे रोकना चाहती है? इन सारे सवालों की वजह किसान है, जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जिन्हें रोकने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है ताकि दिल्ली को घेरने से रोका जा सके। 26 तारीख का भी टारगेट दिया है। 26 तारीख में नेशनल फ्लैग होगा, राष्ट्रीय झंडा, उसपे ये गोली नहीं चलाने के, उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होने का, वो हमारे साथ रहेगा। ये डंडा चलाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे, जब देखा कैसे चलाएंगे, इसे घेरो दिल्ली को। किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली लेकर दाखिल न हो, इसके लिए दिल्ली और फरीदाबाद पुलिस ने बदरपुर बॉर्डर पर एक मॉक ड्रिल की। ये आंका गया कि भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने अगर अचानक दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें कैसे रोका जाएगा। 26 जनवरी को जनता को परेशानी न हो, इसकी भी तैयारी यहाँ पर की गई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले हफ्ते किसान अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली की सभी सीमाओं और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली में दिखे, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाणा में तो किसान और पुलिस आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बिगड़ी कि करनाल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। सीएम के आने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। भीड़ ने यहां पर बनाए हेलीपैड को तहस नहस कर दिया और कार्यक्रम स्थल पर रखी गई कुर्सियों को तोड़ दिया। इसके बाद विपक्ष मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और किसान संगठन 26 जनवरी को उनके कार्यक्रम को एक बार फिर निशाने पर लेने की धमकी दे रहे हैं। बाईकाट करेंगे किसी भी कीमत पर। भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संगठन मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। ये निश्चित तौर पर ऐलान हो चुका है। हरियाणा में किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री खट्टर बैकफुट पर है और उनके सामने अपने विधायकों और गठबंधन को एकजुट करने की चुनौती है। इसी कवायद में उन्होंने दिल्ली में आज गृह मंत्री से मुलाकात की। किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति से ज्यादा सरकार की चिंता उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसी वजह से सरकार लगातार किसानों को उनका कर्तव्य याद दिला रही है। समझता हूँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख त्योहार है और वो उस त्योहार की गरिमा किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, ये हर भारतीय का कर्तव्य है, यह किसानों का भी कर्तव्य है। सरकार के सामने कानून व्यवस्था के अलावा देश की छवि की भी चिंता है, क्योंकि अगर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच गए और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कड़ाई की तो न सिर्फ गणतंत्र दिवस के रंग में भंग पड़ेगा, बल्कि ये देश की छवि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस बात से एक्सपर्ट भी सहमत है।
आंदोलन कहीं नहीं जाता, बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। अगले उसमें सरकार ऑर्डर लेकर आएगी कि आंदोलन को यहां से हटवाओ, और सरकार का ये है कि इस आंदोलन में हटाने में जब बल प्रयोग होगा तो 1000 लोगों के आसपास मारे जाएंगे। कितने लोग इसमें घायल होंगे उसका सरकार उसका आकलन कर रही, हॉस्पिटल तैयार कर रही, डेड बॉडी कहां ले जाएंगे वो तैयार कर रही। तो झड़प से देश के छवि पे पक्का असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका नतीजा होगा कि जो लोगों का फॉरेन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसमें बुरा असर पड़ेगा। जो फॉरेन कंपनीज हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, चाइना से शिफ्ट करना चाहते हैं, उन पे बुरा असर पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये किसान नहीं, ये बिचौलिए हैं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। और ये षड्यंत्र है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि देश की छवि को खराब किया जाए, देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया जाए, ताकि मोदी जी की छवि खराब हो और मोदी जी बैकफुट पे आए। देश की भलाई इसी में है कि 26 जनवरी को राजपथ पर टैंकी चले, भारत की मिसाइलों का प्रदर्शन हो, ताकि देश के दुश्मनों को ये संदेश जाए कि भारत एक है और उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज तक ब्यूरो। किसानों का आंदोलन देश की बदनामी की वजह नहीं बनना चाहिए, ये बात तो किसान भी मानेंगे, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को सदस्यों के आधार पर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार से बात करना चाहते हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट या फिर उसकी बनाई कमेटी से। मेरा सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद है कि उन्होंने सुनवाई करी, किसान का नाम लिया, भारत के किसानों को कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बना दी। कमेटी के लोग कौन हैं? वो तो सरकार के ही तो आदमी हैं। कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, बीजेपी सरकार ने बनाया है, इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका ओनर्स हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन इससे किसानों का आंदोलन नए सिरे से गर्मा गया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले किसानों ने इस कमेटी के चारों सदस्यों को सरकार समर्थक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई इस कमेटी के 4 सदस्य हैं। पहला नाम भूपेंद्र सिंह मान है, जो तीनों कृषि बिल के संशोधन के साथ समर्थक है। 14 दिसंबर 2020 को किसान यूनियन AIKCC के अध्यक्ष के तौर पर कृषि मंत्री से मिलकर कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी कमेटी के दूसरे सदस्य। ये तीनों कृषि कानूनों को 1991 के आर्थिक उदारीकरण जैसा बड़ा सुधार मानते हैं। यही नहीं, ये कृषि कानून के विरोध को भ्रामक बताते हैं। कमेटी में लोग कौन हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उस पर एतराज है। तो आप कह रहे हैं कि जो कृषि बिलों के समर्थन में थे उनको कमेटी में करा। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों की वकालत करता हो, वो किसानों के, हिंदुस्तान के किसानों के भाग्य का फैसला करेगा। कौन लोग हैं? कमेटी के तीसरे सदस्य प्रमोद कुमार जोशी हैं, जो तीनों कृषि कानूनों को जरूरी मानते हैं और किसानों की राय न लेने के आरोप को खारिज करते हैं। साथ ही ये MSP की कानूनी गारंटी देने के भी विरोधी हैं। महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल खटवल कमेटी के चौथे सदस्य हैं। ये कृषि को बाजार से जोड़ने के समर्थक हैं और मानते हैं कि अगर बिल वापस लिए गए तो फिर दोबारा इन्हें लाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। किसान और विपक्ष का दावा है कि जब सदस्यों की राय एक तरफा हो तो फिर कमेटी निष्पक्ष होकर रिपोर्ट कैसे देगी। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। बादल छटने के बाद से कोहरे और शीतलहर की मार तेज हो गई है। पूरे उत्तर भारत में करीब करीब यही हालात हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी रुकने के बाद आसमान साफ हो गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन पाला पड़ने का अनुमान है। वहीं दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान घने कोहरे का अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की भी संभावना है।